इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम वापस शुरू से उसी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे कि हम अर्थ के इंटीरियर पार्ट को देखें। तो अर्थ के इंटीरियर पार्ट में हमें कौन कौन सी लेयर्स हमें देखने को मिलेगी। तो हम लेयर सिस्टम को अगर देखें तो हम यहाँ पाएंगे कि अगर हमारा अर्थ है और अर्थ को इस प्रकार से स्लाइस में हम काट दें तो काटने के बाद हमारे सामने जो लेयर होगी वो इस प्रकार से होगी। आप देख पा रहे होंगे कि सबसे ऊपर वाली जो परत है वो आपको बिल्कुल पतली सी नजर आ रही है। उसके बाद दूसरे रंग की जो परत है, यानी हम कह सकते हैं कि हमारा ये परत जो है वो फर्स्ट 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये है, फिर ये आपके 3 नंबर हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की लेयर आपको देखने को मिलती है। तो ये जो लेयर है हमें कैसे पता चला कि ये जो सबसे ऊपर वाली परत है वो इतनी छोटी है, इसके बाद इतनी मोटी है, उसके बाद बहुत बड़ी है, उसके बाद उससे भी बड़ी है। तो ये जो सिस्टम है हमें कैसे पता चला, फिर हमें ये कैसे पता चला, जैसे कि हम बात करते हैं कि यहाँ से लगाकर यहाँ तक की जो त्रिज्या है इसकी, क्या जानते हैं आप? व्यास का आधा, यानी यहाँ से लगाकर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से लगाकर अगर हम यहाँ पर पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचते हैं तो केंद्र तक पहुंचने तक हमें कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ये हमारी त्रिज्या कहलाती है। इसी त्रिज्या को अगर हम देखें तो ये जो त्रिज्या है वो 6371 किलोमीटर लंबी है। तो ये हमें कैसे पता चला, इसके लिए हमने अलग अलग सोर्सेज देखे। तो उन सोर्सेज की बात करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे सामने जो सिस्टम दिखाई दे रहा है उस पे ऊपर का जो अपर मेंटल अगर हम यहाँ पर इसको क्लासिफाइड करें तो आप देखेंगे कि सबसे जो अबव सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कहलाता है हमारा क्रस्ट, जिसे हम कहते हैं भू प्रपटी। उसके बाद ये जो हिस्सा है ये कहलाता है मेंटल को हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। एक तो हो गया अपर मेंटल, एक हो गया लोअर मेंटल। उसके बाद तीसरा जो क्षेत्र है वो है आपका कोर यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से कोर स्टार्ट होता है और पूरा क्षेत्र है ये यहाँ से 2900 किलोमीटर, यानी यहाँ तक अगर आप कोर और मेंटल की बाउंड्री पर पहुंच जाते हो तो आप धरातल से 2900 किलोमीटर की गहराई तक पहुंच जाते हो। 2900 किलोमीटर, इसमें से 6371 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर की जो डेप्थ है, जो गहराई है, वो यहाँ तक आ जाती है, जिसे कोर मेंटल बाउंड्री कहा जाता है, यानी कोर और मेंटल की बाउंड्री। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन जोन्स पाए जाते हैं। जैसे ट्रांजेक्शन जोन्स, यानी ये ट्रांजेक्शन जोन्स को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसा एरिया है जिसमें चेंजेस देखने को मिलेगा। चेंजेस इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जैसे कि हम बात करते हैं कि एक तालाब है और तालाब के पास स्थलीय भाग है, ठीक है। जैसे जैसे हम तालाब और स्तर, हम इसको यहाँ पर एक ड्रॉ करके देखते हैं ट्रांजेक्शन जोन क्या होता है। ट्रांजेक्शन जोन को हम इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं या इस प्रकार से समझ सकते हैं। मान लीजिए ये एक क्षेत्र है, जलीय क्षेत्र, ठीक है, वाटर बॉडीज है, और वाटर बॉडीज के साथ साथ हम कह सकते हैं दूसरा जो क्षेत्र है वो हो गया यहाँ पर ये स्थलीय क्षेत्र है। रेड कलर वाला स्थलीय और ब्लू वाला है वो है आपका जल। ये यहाँ पर वाटर है, ठीक है, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ। यहाँ पर हम मान लीजिए ये है वाटर, ठीक है, और यहाँ है आपका सरफेस, ठीक है, सरफेस कर दीजिए या फिर कर दीजिए ये आपका स्थलीय क्षेत्र है। अब इसकी ट्रांजेक्शन जोन्स की बात करें कि ट्रांजेक्शन जोन क्या था। ट्रांजेक्शन जोन्स की अगर हम बात करें तो ट्रांजेक्शन जोन जो है बीच का एरिया जो बीच में ड्रॉ हो रहा है, आप देख रहे होंगे। तो ये जो हिस्सा है वो आपका बीच का इलाका, ये वाला ये जो हिस्सा है ये ट्रांजेक्शन जोन कहलाएगा। अब ट्रांजेक्शन जोन में क्या देखने को मिलेगा, आपको दोनों ही विशेषता देखने को मिलेगी। दोनों विशेषताएं को हम इस प्रकार से डिफाइन कर लेते हैं कि जैसे कि मान लीजिए हम आते हैं यहाँ से, यहाँ स्थलीय क्षेत्रों में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको बकरी मिलेगी, गाय मिलेगी, भैंस मिलेगी, ठीक है। पानी वाले क्षेत्र में हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको मगरमच्छ मिलेगा, यहाँ पर मछलियां मिलेगी, यहाँ पर कुछ बतख मिलेगी, कुछ मेंढक भी मिलेंगे। लेकिन एक बीच का क्षेत्र होगा, यहाँ पर कुछ ऐसे जीव मिलेंगे जो स्थलीय भी हैं और आपके जलीय भी है। जैसे कि आपको इस क्षेत्र में आपको मेंढक देखने को मिलेगा। तो ये जो ट्रांजेक्शन जोन है ऐसा जोन है जहां पर
स्थलीय क्षेत्रों की भी विशेषताएं देखने को मिल रही है और जलीय क्षेत्रों की भी विशेषताएं देखने मिलती है। तो ये जो कहलाता है इलाका वो कहलाता है ट्रांजेक्शन जोन। वापिस हमारी स्लाइड पर आ जाता है। तो ट्रांजेक्शन जोन का अर्थ हो गया कि ये आपका आपका मेंटल, अपर मेंटल में जो विशेषताएं पाई जाती है और लोअर मेंटल में जो विशेषता पाई जाती है, इन दोनों में फर्क पाया जाता है इस लाइन के नीचे। यहाँ पर कुछ जैसे कि ए पार्ट है, यहाँ पर अलग विशेषताएं देखने को मिलेगी, बी में आपको अलग देखने को मिलेगी। एक एक करके हम सीखेंगे कि ये किस प्रकार से हुआ। ठीक है, तो ये हमारा अर्थ का बेसिक जो स्ट्रक्चर्स है इंटीरियर पार्ट का, वो इस प्रकार से चलता है। उसके बारे में हम आगे वाली जो स्लाइड्स है उसमें देखते हैं क्या क्या विशेषता है। हम बात करते हैं कि हमें पता कैसे चलता है कि जो अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है वो कैसा है। जैसे कि हमने पहले वाली जो स्लाइड्स देखी, उस स्लाइड में हमने पाया कि अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है, इंटीरियर पार्ट में कुछ लेयर सिस्टम पाए जाते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन जोन्स पाए जाते हैं, संक्रमण क्षेत्र पाए जाते हैं। ट्रांजेक्शन जोन्स का अर्थ होता है संक्रमण क्षेत्र पाए जाते हैं। तो इन संक्रमण क्षेत्र के पाए जाते हैं के बारे में हमें कैसे पता चला? तो कुछ सोर्सेज है, उन सोर्सेज को हम देखेंगे कि उन सोर्सेज से हमें पता चलता है कि अर्थ के इंटीरियर पार्ट में इस प्रकार के जोन्स पाए जाते हैं। तो सोर्सेज कौन कौन से हैं? तो हम इसको निम्न भागों में बांट सकते हैं। कुछ आर्टिफिशियल्स होंगे, कुछ कह सकते हैं कि नेचुरल्स होंगे। ठीक है, तो पहला जैसे कि हमने लिया है अप्राकृतिक या अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्टली हम उसे देख नहीं सकते हैं, हम केवल महसूस कर सकते हैं। इसमें हम प्रेशर को देखेंगे, टेम्परेचर को देखेंगे, डेंसिटी को देखेंगे। दूसरा है प्राकृतिक या प्रत्यक्ष। ये ऐसे सोर्सेज है जो हम डायरेक्टली पता लगाते हैं कि हाँ, पृथ्वी के अंदर से गर्म पानी निकल रहा है, इसका मतलब है कि पानी में जो अंदर का भाग है वो काफी गर्म है। अगर पानी हम कोई कुआं खोदे या ट्यूबवेल खोदे और ट्यूबवेल में से जो पानी आ रहा है वो बिल्कुल ठंडा ठंडा आ रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है वो काफी ठंडा है। तो हम बेसिकली अनुमान लगा सकते हैं कि इंटीरियर पार्ट किस प्रकार का होगा। तीसरा जो सोर्स है वो उल्कापिंड। उल्कापिंड जो होते हैं, जैसे कि अर्थ पर कुछ एस्ट्रॉइड्स वगैरह गिरते हैं तो हम देखेंगे कि उसकी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें जो पदार्थ या जो पत्थर के टुकड़े गिरते हैं, तो उनसे हम पता लगा सकते हैं कि जो, क्योंकि जो एस्ट्रॉइड्स है या जो उल्कापिंड है वो वैसे ही पदार्थों से बने हैं जैसे अर्थ बने हैं। तो हम उसको तोड़कर उसमें से जो पदार्थ निकल रहे हैं उसके माध्यम से पता लगा सकते हैं कि अर्थ का इंटीरियर पार्ट कैसा होगा। फोर्थ जो सोर्स है वो होता है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पनाएं। परिकल्पनाएं जो हमने पढ़ी है, परिकल्पना को हमने दो भागों में डिवाइड किया था, कुछ थी ड्यूलिस्टिक और कुछ थी मोनिस्टिक। मोनिस्टिक में कहा गया कि सूर्य या एक ही तारे से हमारे विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ है, और जो ड्यूलिस्टिक यानी जो द्वैतवादी परिकल्पनाएं जो थी, उनमें कहा गया कि जो विभिन्न प्लैनेट का जो निर्माण हुआ है वो दो या दो से अधिक तारों से मिलकर हुआ है। तो ये कुछ सोर्सेज हैं, वो बताते हैं कि ये बताएंगे कि पहले ग्रह कैसे थे, गैसियस अवस्था में थे, कुछ कहेंगे कि नहीं ठोस अवस्था में थे, कुछ कहेंगे तरल अवस्था में थे। तो ये भी एक सोर्सेज है जिससे हमें पता चलता है। अब हम विश्वास किस पर कर सकते हैं? तो विश्वास की अगर बात करें तो अप्रत्यक्ष में तो हम केवल अनुमान लगाते हैं कि हाँ मे बी इट हैपेंस, इस प्रकार का हो सकता है। प्रत्यक्ष जो हमें सामने से दिखते हैं तो सबसे ज्यादा हम विश्वास इसी पर करेंगे क्योंकि ये हमें दिखते हैं। उल्कापिंड को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं। परिकल्पनाएं जो होती है वो मस्तिष्क की उपज होती है, केवल कहानियां होती हैं, तो इन कहानियों पर हम ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते। तो ये कुछ सोर्सेज हैं, उन सोर्सेज के माध्यम से हम पता लगाते हैं कि हमारा अर्थ का इंटीरियर पार्ट कैसा होगा। तो वन बाय वन करके हम अलग अलग सोर्सेज को लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अप्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक नहीं है यानी हम केवल पता लगाते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा, हमने देखा नहीं है, हम नाप भी नहीं सकते। इंसान अभी तक इतनी गहराई तक नहीं पहुंच पाया है कि वहां पर पहुंचकर वो वहां के क्लाइमेट को देख पाए, वहां के क्लाइमेट को महसूस कर पाए। मनुष्य ने अभी इतना अपने आप को विकसित नहीं किया है कि जब अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है, मैं कह रहा हूं कि वो जो केंद्रीय भाग है, जो सेंट्रल पॉइंट है, उस सेंट्रल पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है अर्थ के सरफेस से वो 6371 किलोमीटर है। इतनी गहराई तक मनुष्य नहीं गया है। तो वो अनुमान लगाता है, किस आधार पर लगाता है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेंसिटी। तो घनत्व जो है वो पृथ्वी का एवरेज, एवरेज को कैसे निकालते हैं आपको पता है।
जो तीनों ही लेयर सिस्टम है उन तीनों लेयर सिस्टम को हम प्लस करेंगे उसके डेंसिटी को और उसमें 3 का भाग दे देंगे तो हमारे पास आपके जो उसका एवरेज जो डेंसिटी है वो आ जाएगा। तो कहा जाता है कि पृथ्वी का जो औसत जो घनत्व है वो 5.517 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ये प्रूव हो चुका है, ये इतना एवरेज है। ठीक है। पृथ्वी के भूपटल का अधिकांश भाग, भूपटल यानी जिस पर हम रहते हैं, जहां पर हमारे मकान बने हुए हैं, जहां पर पेड़ पौधे उगे हुए हैं, वो भाग की बात कर रहे हैं, वो अवसादी चट्टानों का। अवसादी चट्टानें किसे कहते हैं, कोई बताएगा? सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स से बना हुआ है, परतदार चट्टानों का बना हुआ। और कहा जाता है कि इसका जो घनत्व है 2.7 से 3 तक का पाया जाता है। 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के आसपास पाया जाता है। ठीक है। इसके नीचे आग्नेय चट्टान है, इग्निस रॉक। ठीक है, उसका घनत्व जो है वो 3 से कह सकते हैं कि थोड़ा सा प्लस है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि जो इंटीरियर पार्ट है पृथ्वी का, जो कोर भाग है, वो कोर भाग है उसका जो घनत्व है वो 11 से 13 ग्राम घन सेंटीमीटर है। तो हम देखेंगे कि पहले 2.7 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर आपके 11 से 13 हुआ। तो एवरेज जो हम कह सकते हैं कि इसकी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे हम डेप्थ में जा रहे हैं, जैसे जैसे हम गहराई की ओर जा रहे हैं, तो गहराई पर जाने की और जो घनत्व है वो बढ़ रहा है। तो इस आधार पर कहा गया है कि जो गहराई है वो धीरे धीरे जो बढ़ रही है, उसके कारण हम कह सकते हैं कि जो इंटीरियर पार्ट है, यानी पृथ्वी का जो आंतरिक हिस्सा है, उस आंतरिक हिस्से में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं। क्यों डेंसिटी ज्यादा होगी तो उसके पीछे कुछ कारण होंगे। तो कारण क्या होंगे कि वो ऐसे पदार्थों से बने हैं जो भारी है, यानी दिखने में छोटे हैं लेकिन उनका जो वजन है वो काफी अधिक है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के जो पदार्थ हैं वो लोहा और निकल होते हैं, जो अर्थ के इंटीरियर पार्ट में पाए जाते हैं। काफी हैवी डेंसिटी के वो पदार्थ हैं। तो पहला अनुमान हम लगा सकते हैं कि पृथ्वी का जो इंटीरियर जो भाग है वो भारी पदार्थों का बना हुआ है। तो ये हमने एक पहला अनुमान लगाया। किस बेस पे लगाया? हमने डेंसिटी के बेस पर, हमने घनत्व के आधार पर बताया कि जैसे जैसे घनत्व बढ़ता है उस पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट जो है वो कैसा है, भारी पदार्थों का बना हुआ। दूसरा है वो है दबाव, प्रेशर। प्रेशर से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि अर्थ का इंटीरियर पार्ट कैसे होगा या किस प्रकार का होगा? तो पृथ्वी के अंतरतम, अंतरतम यानी कोर, मैं बात करता हूँ पृथ्वी के अंतरतम। अंतरतम को मैं यहाँ पर वापस समझाता हूँ आपको। कुछ शब्दावलियां हैं जो आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये क्या कहा जा रहा है, और धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाएंगे इन चीजों के लिए कि इंटीरियर पार्ट किस प्रकार का, या फिर कह सकते हैं जैसे कि हम यहाँ पर अर्थ के इंटीरियर पार्ट को इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी क्लास शुरू होगी तब आप इस प्रकार के 3D स्ट्रक्चर्स बनाना सीख जाएंगे। ऑफलाइन क्लास से कब शुरू होती है तब देखेंगे हम। सबसे ऊपर वाले परत में मैंने कहा कि ये हमारा क्रस्ट है, ये उसके बाद मेंटल, और मेंटल के बाद आता है हमारा कोर। ये 3 सिस्टम, लेयर सिस्टम यहाँ पर पाए जाते हैं। ये सबसे ऊपर वाली जो पतली सी परत में बना रहा हूँ, यहाँ पर हम रहते हैं। ठीक है, ये हमारा, यहाँ पर हमारे मकान है, यहाँ पर हमारे पेड़ पौधे हैं, या फिर कह सकते हैं कि हमारे जितने भी जो स्ट्रक्चर्स है, गाड़ी घोड़ा सब यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, ये छोटी सी परत है। इसके बाद ये जो परत आती है इसको हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। सबसे ऊपर वाली जो परत है उसको कहा जाता है क्रस्ट। ठीक है, बीच की जो परत है उसको कहा जाता है मेंटल, और सबसे अंदर की जो है उसे कहा जाता है कोर। ठीक है, क्रोड या कोर, ये अंदर वाला। ठीक है, तो ये जो सिस्टम पाया जाता है, तो ये सिस्टम किस प्रकार से पाया, कि जैसे जैसे हम गहराई पर जाएंगे, अब हम कहेंगे कि सबसे बाहर, सबसे ऊपर किस परत पर होगा, तो हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो भार है
वो जैसे कि सबसे 1 नंबर ये परत है, ठीक है, पर ये परत है, 3 नंबर आपके ये परत है, तो सबसे ज्यादा भार किस पर रहेगा? 3 नंबर पर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि 1 और 2 का जो भार है वो 3 पर है। तो इस प्रकार से सबसे ज्यादा जो भार पाया जाता है वो पाया जाता है कोर में। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे तो सबसे कम भार किस पर होगा? क्रस्ट पर होगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई परत नहीं है। सेकंड नंबर जो भार रहेगा वो मेंटल पर रहेगा, क्योंकि उस पर क्रस्ट का भार है। थर्ड नंबर जो भार रहेगा या सबसे जो अधिक भार रहेगा वो कोर पर रहेगा, क्योंकि क्रस्ट और मेंटल दोनों को जो भार है वो किस पर आ रहा है? कोर पर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम डेप्थ की ओर जा रहे हैं, जैसे जैसे हम गहराई की ओर जा रहे हैं, तो वहां पर दबाव बढ़ता है। और पृथ्वी के अंदर ये जो दबाव बढ़ता है या अधिक जो घनत्व पाया जाता है, इससे पहले की स्लाइड में देखा था, तो उसके पीछे कारण क्या है? वो है दबाव। क्योंकि हम किसी चीज को कॉम्प्रेस करते हैं, हम देख लीजिए कि अगर बात करें कि हम कॉम्प्रेस किसी चीज को हम इस प्रकार से दबाते हैं, तो जैसे जैसे हम दबाएंगे तो दबाने के साथ साथ हम पाएंगे कि वो कॉम्प्रेस होती जा रही है, उसको और ज्यादा हम छोटा करते जा रहे हैं। लोहे का बाट कह सकते हैं कि अगर एक स्टील की चादर ले तो वो काफी बड़ी हो सकती है, लोहे का बाट जो है वो केवल इतना सा हो सकता है। तो हमने इसको कॉम्प्रेस कर लिया क्योंकि हमने उसको प्रेशर दिया है, चारों तरफ से हमने कह सकते हैं उसको दबाया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक रिवाइज कीजिए, 2 मिनट रुकिए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? एक कॉल। तो हम बात कर रहे थे कि जैसे जैसे हम इससे पहले वाली जो स्लाइड थी उसमें हमने देखा कि घनत्व जो अधिक पाया जाता है उसके पीछे कारण है प्रेशर। तो जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे, हम गहराई की ओर जाएंगे, तो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। तो प्रेशर जो इंक्रीज होगा उसके कारण ही घनत्व भी इंक्रीज होगा। दोनों, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे जैसे घनत्व भी बढ़ेगा। तो जैसे ही हम धरातल के अंदर की ओर जाते हैं तो घनत्व बढ़ता है और प्रेशर भी बढ़ता है। और ये जो दबाव है, ये जो प्रेशर है, सबसे ज्यादा जो रहता है अंतरतम। अंतरतम जो शब्द है याद रखिएगा, अंतरतम की बात कर रहे हैं, यानी हम कोर की बात कर रहे हैं, सबसे केंद्रीय भाग की बात कर रहे हैं जो पृथ्वी का केंद्र है। ठीक है, अर्थात अब इसके आधार पर हम क्या बिलीव कर सकते हैं? हम कह सकते हैं या तो अंतरतम का घनत्व अधिक होगा या फिर वहां पर भारी पदार्थ मिलेंगे, इसी कारण वहां पर क्या है? घनत्व ज्यादा पाया जाता है। लेकिन एक समस्या यहाँ पर भी आ जाती है, उसको हम देखेंगे कि क्या इतने प्रेशर के कारण जब भी हम किसी चीज को बड़े प्रेशर से कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस करने के बाद उसका जो स्वरूप है वो बदल जाता है। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं कि जो प्राकृतिक गैस है जिसे हम एलपीजी कहते हैं, एलपीजी जो होती है उसको हम प्रेशर से सिलेंडर के अंदर फिल करते हैं। तो प्रेशर के साथ हम अगर उसको सिलेंडर में फिट करते हैं, उसमें भरते हैं, तो आप देखेंगे कि वो तरल में बदल जाती है, उसका रूप बदल जाता है। तो क्या इतने प्रेशर के कारण वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा? देखिए, कुछ सॉलिड चीज है और हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम डेप्थ की ओर जाते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जितने भी जो ठोस पदार्थ है, जो चट्टाने हैं, जो पृथ्वी के अंदर पाई जाती है, वो मेल्ट हो जाएगी, वो गल जाएगी। फिर जब इतना प्रेशर बाहर की तरफ से आ रहा है तो क्या वो मेल्टिंग जो मटेरियल है वो गैसेस में बदल जाएगा या नहीं, ये भी एक विषय है। तो हम इस पर ज्यादा बिलीव नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो है हमारा वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो भी जैसे जैसे हम डेप्थ की ओर जाते हैं इंक्रीज होता है। टेम्परेचर का एक सीधा सा रूल है कि टेम्परेचर जैसे जैसे हम अबव हाइट की तरफ जाता है, टेम्परेचर होता है वो कम होता है, और डेप्थ की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है। ये सिस्टम रहता है और ये हमेशा ही सही पाया जाता है। आप जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे, वहां पर आप पहाड़ों पर जाओगे, आपको टेम्परेचर जैसे जैसे ऊंचाई पर जाओगे टेम्परेचर आपको कम मिलेगा। आप धरातल के अंदर जितनी गहराई की ओर जाओगे टेम्परेचर आपको ज्यादा मिलेगा।
ये टेम्परेचर की विशेषता है और इसी कारण जैसे जैसे हम गहराई की ओर जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो हम ये जो एवरेज जो सिस्टम है कि हम पृथ्वी की जो बाह्य सतह यानी हम क्रस्ट की बात करते हैं, हम क्रस्ट जहां पर हम रहते हैं, हमारे मकान हैं, हमारी गाड़ियां चलती हैं, उससे जैसे जैसे हम गहराई की ओर जाएंगे जो टेम्परेचर है वो 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज होगा। कैसे? क्या हम एक 32 मीटर की गहराई पर जाएंगे तो 32 मीटर की गहराई पर जाएंगे जो हमारा जो टेम्परेचर होगा वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज होगा। इसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारा क्रस्ट जो है उस क्रस्ट में हमारा टेम्परेचर, ये हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपका माइक बंद कर दे आप। यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर में नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड लिख देता हूँ कि हम यहाँ पर क्रस्ट में हैं और क्रस्ट से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर हम मेंटल को मान लेते हैं कि मेंटल यानी अगर हम डेप्थ की ओर जाते हैं, मान लीजिए इससे हम डेप्थ में जाते हैं यहाँ पर और यहाँ से नीचे की तरफ जाते हैं और जाने पर हम कितनी गहराई पर जाते हैं, यहाँ पर हम 32 मीटर की गहराई पर जाते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, 32 मीटर गहराई की तरफ जाते हैं। कहाँ से? जहां से 10 डिग्री टेम्परेचर था। 10 डिग्री टेम्परेचर कहाँ का था? 10 डिग्री जो टेम्परेचर था वो था हमारे क्रस्ट पर, यहाँ पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था और हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और पहुंच गए 32 मीटर की गहराई पर। 32 मीटर का अर्थ हुआ कि 1 मीटर के अंतर्गत लगभग 3.25 फीट के आसपास होता है। हम कपड़ा नापते हैं तो अपने हाथ की सहायता से वो 1 मीटर को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम 32 मीटर की गहराई पर जाएंगे तो यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़कर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 11 डिग्री सेंटीग्रेड। ये यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, यानी यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पर, जहाँ पर अब यहाँ पर हम पहुंच गए 11 हो गया। फिर हम बात करते हैं कि और गहराई पर जाएंगे, और गहराई पर जाएंगे यानी इससे भी गहराई 32 से हम पहुंच गए 64 तक पहुंचेंगे। तो 64 तक पहुंचेंगे तो 1 डिग्री और इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि अर्थ से हम ऊपर की तरफ जाएंगे जो टेम्परेचर है वो कम होगा। वो कैसे कम होता है? उसकी जो रेट है वो है 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, बढ़ता है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और जो मैं एक बार और बात करते हैं आगे कि पृथ्वी की जो इंटीरियर जो पार्ट है किस प्रकार से चलता है। तो ये समझ गए होंगे आप किस प्रकार से सिस्टम रहता है, टेम्परेचर इंक्रीज कैसे होता है और डिक्रीज किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो गहराई के साथ जो तापमान की जो वृद्धि की दर है वो धीमी हो जाती है। ठीक है, दर धीमी हो जाती है लेकिन टेम्परेचर काफी तेज गति से बढ़ता है। देखिएगा इसको किस प्रकार से समझते हैं कि धरातल से 100 किलोमीटर की गहराई पर हम पहुंचते हैं तो जो टेम्परेचर होता है वो हर किलोमीटर पर 12 डिग्री कम होता है, बढ़ता है, सॉरी 12 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। अब वृद्धि की दर जो है यानी जो दर है, रेट जो है वो कम हो जाएगी। जल्दी जल्दी जो है टेम्परेचर जो बढ़ना होता है वो जल्दी जल्दी नहीं बढ़कर धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, इसको इस प्रकार से समझते हैं। तो 100 किलोमीटर की जो डेप्थ है वहां पर हम जाएंगे तो जितना जो टेम्परेचर अर्थ के ऊपर है 100 किलोमीटर ऊपर है उससे 12 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपको कम मिलेगा 100 किलोमीटर की डेप्थ पर। 12 डिग्री का फर्क आता है, यानी बाहर अगर कह सकते हैं कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो हम 100 किलोमीटर तक पहुंचेंगे तो हर किलोमीटर पर 12 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा डेप्थ में। ठीक है,
100 से 300 किलोमीटर की डेप्थ पर जाएंगे तो ये जो रेट है वो कम हो जाएगी। यानी हर किलोमीटर पर जो टेम्परेचर पहले 12 डिग्री कम होता बढ़ता था, वो अब धीरे कम होकर वो जो रेट है वो हो जाएगी 2 डिग्री। हर किलोमीटर पर केवल 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, 300 से भी अधिक, 300 से नीचे तक का अर्थ होता है 6371 किलोमीटर। 6371 किलोमीटर की डेप्थ तक जाएंगे तो ये जो रेट है 300 किलोमीटर के बाद, ये जो रेट है वो केवल 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर बढ़ेगा पर किलोमीटर। तो ये जो रेट है वो बदलती रहती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अर्थ के इंटीरियर पार्ट में जाते हैं तब वहां पर टेम्परेचर कम हो रहा है। कम नहीं हो रहा, रेट कम हो रही है। जो जल्दी जल्दी चेंजेस आ रहे थे वो धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। और वो टेम्परेचर काफी इंक्रीज होने के कारण हम कह सकते हैं कि वहां का जो आंतरिक भाग है, पृथ्वी का इंटीरियर जो पार्ट है, वो मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु पर होने के कारण, क्योंकि इतनी गहराई पर हम अगर पहुंचेंगे तो वहां का जो टेम्परेचर है वो इतना अधिक हो जाएगा कि इतने अधिक टेम्परेचर पर कोई भी चट्टान अपने आप को ठोस रूप में नहीं रख सकती, वो पिघल जाएगी, वो मेल्ट हो जाएगी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो पृथ्वी का जो इंटीरियर जो पार्ट है वो कैसा होगा, तरल रूप में होगा। ठीक है, लेकिन कुछ कारण ये भी हो सकता है कि अधिक तापमान के कारण वो गैस में भी चल गया होगा। जैसे हम किसी चीज को काफी मेल्ट हो गया, कैसे मेल्ट हुआ, हमने बहुत गर्म किया, हमने और ज्यादा गर्म किया तो वो जो मेल्ट होने वाला जो तरल पदार्थ है वो गैस में तब्दील होना ही है। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो या फिर तो गैसियस फॉर्म में होगा या फिर वो लिक्विड फॉर्म में होगा तापमान के अनुसार। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं प्राकृतिक स्रोत। ठीक है, ये प्रत्यक्ष होते हैं, जो हमें दिखते हैं, हमारे सामने होते हैं। हम इन्हें देखकर पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी का इंटीरियर पार्ट कैसा हो। उसके जो सोर्सेज है, एक तो है आपका ज्वालामुखी का उद्गार, ज्वालामुखी का उद्गार और भूकंप, क्या सिस्मोलॉजी, ये दोनों ही ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे हमें पता लगता है कि पृथ्वी का जो इंटीरियर पार्ट है वास्तव में कैसा होगा। और हम डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से इन्हें देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ज्वालामुखी, वॉल्केनिक एक्शन। वॉल्केनिक एक्शन जो होती है तो उस समय बड़ी मात्रा में वहां से क्या निकलता है, लावा। लावा को मैंने कहा था कि अर्थ के इंटीरियर पार्ट में है तब उसे मैग्मा कहते हैं, और अर्थ के इंटीरियर पार्ट से जैसे ही वो बाहर निकलता है तो उसे लावा कहते हैं। तो मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भागों से लावा के रूप में निकलता है। तो उस लावा या मैग्मा जो है उससे हमें पता लगता है कि पृथ्वी का जो इंटीरियर पार्ट होगा वो गर्म और तरल पदार्थों से बने हुए, यानी कुछ मेल्टिंग पदार्थ जो है वो वहां पर मिलते हैं जो गर्म है और तरल अवस्था में है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि कोई भी जो पदार्थ है अधिक दबाव से कोई भी पदार्थ तरल अवस्था में नहीं रह सकता, गैस में तब्दील हो जाएगा, ये भी बात सत्य है। तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में तरल पदार्थ होंगे, क्योंकि अगर टेम्परेचर इतना ज्यादा अधिक होता है तो वो मेल्ट नहीं रह सकता, वो गैसियस फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। तो हम इस चीज पर ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते। नेक्स्ट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे प्रूवन है, बढ़िया अच्छी तरीके से प्रूफ किया हुआ है, वो है आपका भूकंपीय तरंग। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भूकंपीय तरंगों वाला मैंने बड़ा किया है। बड़ा करने के पीछे कारण है कि आने वाली जो कक्षाएं जो रहेगी उसमें हमारा एक चैप्टर है भूकंप का, यानी अर्थक्वेक का एक पूरा सा बड़ा सा चैप्टर है, तो उसमें हमें इसको वापस पढ़ना है। तो क्यों ना हम इसी चैप्टर में इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें कि जो सिस्मिक वेव्स जो होती है वो किस प्रकार से रिफॉर्म करती है, किस प्रकार से वो चलती है, क्या उनका नेचर होता है, क्या विशेषताएं, क्या उसकी स्पीड, एवरीबॉडी जो भी चीजें रहेगी उन सभी को हम क्लियर करते चलेंगे। तो हम भूकंपीय तरंगों के बारे में बात करें
भूकंपीय तरंगों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो रहती है जो अर्थ की इंटीरियर पार्ट में रहती है, जिसे भूगर्भिक तरंगे कहा जाता है, और एक होती है जो धरातल पर चलती है। होती भूकंपीय तरंग है लेकिन धरातल के ऊपर चलती है, इसलिए उसको भूगर्भिक नहीं कहेंगे। अर्थ की इंटीरियर वेव्स के बारे में हम उसे नहीं पहचानेंगे। तो ये दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है भूगर्भिक इंटीरियर वेव्स, जिसे कहा जाता है पी वेव्स एंड एस वेव्स, पी फॉर प्राइमरी एंड एस फॉर सेकंड। और दूसरी जो होती है वो होती है धरातलीय तरंग। इसको हम लैंड वेव्स भी कहते हैं, लव वेव्स भी कहते हैं, लॉन्ग वेव्स भी कहते हैं। अलग अलग एल के अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो लॉन्ग वेव्स भी कहते हैं, लैंड वेव्स भी कहते हैं, लव वेव्स भी कहते हैं। तो अलग अलग नाम से इसे पहचानते हैं। भूगर्भिक जो तरंगे होती हैं वो भूकंप उद्गम केंद्र, भूकंप उद्गम केंद्र का अर्थ होता है जहां से भूकंप उत्पन्न हुआ, ठीक है, वहां से उत्पन्न होती है तथा पृथ्वी के आंतरिक भागों से सभी दिशाओं में फैलती। तो हम समझते हैं किस प्रकार से ये चलता है। यहाँ पर मैं आपको एक स्लाइड में, पहले आगे वाली स्लाइड में ले जाता हूँ ताकि हम इसको समझ देते हैं कि जो सिस्मिक जो वेव्स होती है वो किस प्रकार से फॉर्म करती है। तो हम मान लीजिए यहाँ पर ये यहाँ पर आपके सिस्मिक वेव्स, यहाँ पर भूकंप उत्पन्न, ये भूकंप भूकंप कैसा आया कि मान लीजिए भूकंप, भूकंप का अर्थ होता है कि अगर कोई स्ट्रक्चर है, मान लीजिए ये कोई चट्टान है और ये चट्टान यहाँ से क्रैक हो जाती है। क्रैक हो जाने के कारण एकदम से जब झटके से टूटती है, तो जहां से टूटती है तो वहां पर क्रैक आता है, और क्रैक आने पर यहाँ पर जो झटका लगता है उससे क्या होती है, कंपन होता है, और ये कंपन धीरे 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 कहाँ पर, अर्थ के ऊपर की ओर पहुंचता है। जैसे कि हम चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक क्रैक आया, और क्रैक आने के बाद ये जो तरंगे है वो धीरे धीरे करके यहाँ से ऐसे करते करते सीधे कहाँ पहुंचती है, धरातल के ऊपर पहुंचती है जहां पर हम रहते हैं, और हमें वहां पर महसूस होता है कि कुछ न कुछ कंपन आया है। डिपेंड करता है कि वो कंपन कितना बड़ा है, ठीक है। तो ये फॉल्ट आते हैं, तो जहां पर ये तरंग उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है आपके हाइपोसेंटर, या इसे हम फोकस भी कहते हैं। ये भूकंप का मूल कहलाता है। और सबसे पहले जहां पर हम महसूस करते हैं कि भूकंप आया है, जो भूकंप का केंद्र माना जाता है, वो एपिसेंटर कहा जाता है, अधिकेंद्र, जहां पर हम भूकंप को महसूस करते हैं। तो यहाँ से कुछ वेव्स निकलती हैं, उन वेव्स को हम कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट करते हैं उसके लिए यंत्र जो लिया जाता है वो सिस्मोग्राफ कहा जाता है। इसके बारे में हम बातचीत करते हैं। तो भूकंपीय गतिविधियों का विश्लेषण पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन करने का अप्रत्यक्ष स्रोत, प्रत्यक्ष, ठीक है। एक भूकंपीय तरंग, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, मैग्मा का संचलन, वृत्त भू संचलन इत्यादि के द्वारा एक प्रत्यास्थ तरंग होती है, ठीक है। प्रत्यास्थ तरंग क्या होती है इसको हम समझेंगे। ये तरंगे ऊर्जा का रूप होती है जो पृथ्वी के आंतरिक भूगर्भ से होते हुए गति करती है, ये मूव करती है, और पृथ्वी के इंटीरियर पार्ट से मूव करती हुई अर्थ के सरफेस पर पहुंचती है, पृथ्वी के ऊपरी भाग पर पहुंचती है। इसे कैलकुलेट करने के लिए एक इक्विपमेंट यूज किया जाता है, उसको कहा जाता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ, सिस्मोलॉजी का यूज किया जाता है। सिस्मोलॉजी कहा जाता है भूकंप विज्ञान को। सिस्मोग्राफ जो है वो कैलकुलेट करता है इन वेव्स को। यहाँ तक क्लियर?